सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो पाठ है, अगला जो पाठ है बादल को घिरते देखा है, जिसे कवि नागार्जुन ने लिखा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछले के जो वीडियो मैंने जो अपलोड किया हुआ था उसमें आपने पढ़ा होगा कवि के बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में, नागार्जुन के बारे में आपने ज़रूर देखी होगी। और दूसरा जो वीडियो मैंने इसी पाठ का जो मैंने अपलोड किया हुआ था वह था बादल को घिरते देखा, इसी पाठ का वाचन। तो आप सभी ने ज़रूर देखा होगा बच्चों, और यदि नहीं देखे हैं तो भी उसे आप देखिएगा। और आज हम इस पाठ के अंतर्गत बादल को घिरते देखा है कि कविता की व्याख्या हम आज करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कविता जो है इस प्रकार है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखिए। इस पद में जो कठिन जो शब्द हैं यदि, तो उनके शब्दार्थ या जो मुझे लगते हैं उनका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इनके अलावा कोई अन्य कठिन यदि शब्द होंगे उसका अर्थ जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे आप अपनी जो शंकाएं हैं उसे आप भेज सकते हैं। अमल का अर्थ होता है निर्मल या फिर साफ, धवल उज्ज्वल या फिर सफ़ेद। गिरी का अर्थ होता है पहाड़ के शिखरों पर। शिखर होता है पहाड़ की जो चोटी होती है उसे शिखर कहते हैं, जो सबसे ऊंचा भाग होता है। छोटे छोटे मोती, मोती एक प्रकार का रत्न का नाम है। उसके शीतल का अर्थ होता है ठंडे, और तुहिन का अर्थ होता है ओस की बूंदें। मानसरोवर हिमालय की तराई में स्थित एक झील का नाम है। उन स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहरे कमलों, कमल का फूल पर गिरते देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो हम इस कविता का जो जिस प्रकार से हम लिखते हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे। आप लोग अपने जो अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा सबसे पहले शब्दार्थ, और शब्दार्थ के बाद में आप कविता के पद कहाँ से कहाँ तक है उसे लिखिएगा। फिर उसके बाद संदर्भ, फिर प्रसंग के बाद में व्याख्या, और सबसे अंत में आप विशेष लिखिएगा। तो आप सभी को पता है, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में आप सभी को बताया था जब हम पढ़ते थे। तो ठीक है विद्यार्थियों, तो संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 इकाई 1 अध्याय 3 के बादल को घिरते देखा है नामक कविता से ली गई है या अवतरित है। यह कविता नागार्जुन के कविता संग्रह युग धारा से संकलित हैं। अगला है प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी आँखों से स्वयं अमल धवल अर्थात स्वच्छ उज्ज्वल हिमालय के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। कवि ने बादलों के मोती जैसे शीतल कणों को ओस की बूंद के रूप में मानसरोवर झील में स्थित कमल पत्रों पर गिरते देखा है। तो यह उसका व्याख्या था। तो अगला विशेष काम में लिखेगा बादल का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जिस जड़ वस्तु या प्राकृतिक वस्तु में या फिर निर्जीव वस्तु में इंसान या फिर मानव के हाव भाव, चेष्टाओं आदि का सजीव रूप को दर्शाया जाता है, का आरोप किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो कवि ने इस पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। और छोटे छोटे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि छोटे छोटे में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और मोती जैसे में उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों।
तो ये विशेष हो गया। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। शब्दार्थ। तुंग का अर्थ होता है पहाड़, हिमालय एक पहाड़ का नाम है, के कंधों पर, तो कंधों यहाँ पर कवि ने फिर से यहाँ मानवीकरण किया है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ मतलब कंधे अर्थात कंधा ही। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल, श्यामल का अर्थ होता है कृष्ण वर्ण या फिर श्याम वर्ण या फिर काला कहेंगे जिन्हें। नील सलिल, नील अर्थात नीला रंग, सलिल अर्थात पानी। समतल देशों से आकर, समतल अर्थात जो मैदानी जो क्षेत्र हैं उन्हें कवि ने यहाँ पे समतल देशों अर्थात प्रदेश कहा है। से आकर अर्थात आकर पावस की उमस से आकुल। तो पावस एक ऋतु का नाम है बच्चों कि ये जैसे ही बरसात का महीना जब शुरुआत होता है, बारिश होती है, जब पृथ्वी ज्येष्ठ के महीने में तप रही होती है और उसके बाद जैसे ही बारिश होती है, तो बारिश जब होती है तो जो गर्म हुई जो ज़मीन है, जो पृथ्वी है, वो क्या होती है, जैसी धूप निकलता है तो जो पानी जो पृथ्वी में समाया हुआ था वो धूप की गर्मी से वो गर्म होकर भाप के रूप में पूरे वातावरण में फैल जाता है, जिससे कि एक अजीब सी गर्मी लगती है, तो उसे उमस कहते हैं। से आकुल, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल होना। तिक्त अर्थात कड़वे। मधुर का अर्थ होता है मीठे। विष तंतु अर्थात कीड़े मकोड़े। खोजते हंसों को तीरते देखा है, तीरते अर्थात तैरते हुए देखा है। तो संदर्भ पूर्ववत लिखिएगा। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय पर्वत पर स्थित झीलों में विचरण करते हुए हंसों का वर्णन किया है। व्याख्या लिखिएगा। कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर अनेक झीलें स्थित हैं। इन झीलों के शांत व गहरे नीले जल में मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से व्याकुल हंस शरण लेते हैं। कवि ने इन हंसों को पानी पर तैरते हुए कमल नाल के भीतर स्थित कड़वे और मीठे कोमल तंतुओं, कीड़े मकोड़ों को खोजते हुए देखा है। विशेष। श्यामल नील सलिल। देखिएगा, श्यामल नील सलिल में और श्यामल नील सलिल और आकर, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, हम आगे के पद को देखते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस पद का भी हम शब्दार्थ पहले लिखेंगे। ऋतु वसंत अर्थात वसंत ऋतु का महीना। जब वसंत ऋतु का महीना कब होता है, जब ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरुआत जो होती है, तो उस मौसम में क्या है, सर्दी जो कड़ाके की ठंडी लगती है, तो गर्मी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हल्की और सुहाना होता है मौसम। कोयल कूकती है, तो वह क्या है, ऋतु वसंत ऋतु का महीना होता है। सुप्रभात अर्थात सुबह। मंद मंद का अर्थ होता है हल्की हल्की या फिर धीरे धीरे। अनिल
अर्थात हवा, बालारुण अर्थात उगते सूर्य। तो बालारुण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बाल धन अरुण, बाल होता है बालक और अरुण का अर्थ होता है सूर्य, तो उगते हुए सूर्य को बालारुण कहा गया है। कि मृदु किरणें अर्थात उगते हुए सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो सुबह का जो सूर्य का जो किरण होता है वह हमें अच्छा लगता है, अधिक गर्मी नहीं होती है, हमें वो क्या होती है, बहुत कोमल होती है, इसलिए मृदु कहा गया है। स्वर्णाभ का अर्थ होता है स्वर्ण की आभा से युक्त अर्थात सुनहरे रंग के दिखते हुए। एक दूसरे से विरहित, विरहित का अर्थ होता है बिछड़े हुए, अर्थात बिछड़ने का गम। निशा काल अर्थात रात्रि का समय। चिर अभिशापित, चिर अर्थात हमेशा से, और अभिशापित अर्थात अभिशाप लिए हुए। बेबस अर्थात बेचारे। चकवा चकई, चकवा और चकई, चकवा चकई एक चिड़िया का नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि चकवा और चकई को हमेशा से एक अभिशाप मिला हुआ है, जिसके कारण वे रात्रि के समय एक दूसरे से नहीं मिल पाते, बल्कि वे रात्रि के समय में बिछड़ जाते हैं। और जब रात्रि बीत जाता है, जब सुबह होता है, सवेरा होता है, तो एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी जो दुख होती है या फिर उनकी जो बिछड़न का जो गम होती है उससे वे बाहर निकलकर वो अपनी प्रणय क्रीड़ा करते हैं, अर्थात प्रेम क्रीड़ा करते हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने चकवा चकई का उदाहरण दिया है और इन्हें चिर अभिशापित कहा है। क्रंदन का अर्थ होता है रोना। सरोवर अर्थात झील। शैवाल एक प्रकार का काई होता है। शैवाल जो कि जहाँ पर नमी जो ज़मीन होती है वहाँ पर ये उग आते हैं, खास करके बरसात में अधिकतर घर के अगल बगल भी हो जाते हैं, या फिर जो नदियाँ हैं या फिर तालाब हैं उनके किनारे काई उग आते हैं या शैवाल उग आते हैं। तो वो हरे रंग के होते हैं और इस प्रकार से लगते हैं जैसे कि कोई हरी कालीन या फिर हरी चादर उस पर बिछा दी गई हो, तो कवि ने इसलिए इसे हरी दरी कहा है। प्रणय कलह अर्थात प्रणय क्रीड़ा। छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इसका संदर्भ आप लिख लीजिएगा बच्चों, जैसे कि मैंने पहले बताया है पूर्वानुसार। तो अब इसका प्रसंग लिखिएगा। इन पंक्तियों में कवि ने बसंत ऋतु की मादकता और चकवा चकवी के मिलन का स्वाभाविक वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के सुप्रभात में मंद मंद हवा बह रही है तथा प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अपनी आभा या फिर किरण चारों ओर फैला रही थीं, जिससे आसपास के शिखर स्वर्णिम से प्रतीत हो रहे थे। प्रातः काल में ऐसे मोहक वातावरण में रात्रि के विरह के अभिशाप से व्याकुल चकवा चकवी का अभिशप्त जीवन क्रंदन अर्थात उनका रोना अब शांत हो गया है और वे एक दूसरे से अब मिल गए हैं और वे मानसरोवर झील के खूबसूरत वादियों में झील के किनारे बिछी हुई शैवाल की हरी चादर पर प्रणय क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात वे रात्रि के वियोग के पश्चात पुनर्मिलन से अत्यंत खुश हैं। यहाँ कवि ने प्रणय क्रीड़ा का सजीव वर्णन किया हुआ है। विशेष लिखिएगा विद्यार्थियों। का लिखिएगा। वसंत ऋतु की मादकता का मनोहारी चित्रण किया गया है। और खा में लिखिएगा खा में लिखिएगा मंद मंद, मंद मंद, और आगे है
अलग अलग, देखा आपको स्क्रीन में, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग, ठीक है। मंद मंद और अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वह चकवा चकई, देखिएगा, चकवा चकई में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। दुर्गम अर्थात जहाँ नहीं जा सकते हैं, अर्थात कठिनाई से भरे हुए। बर्फानी अर्थात बर्फ़ से ढके हुए। घाटी अर्थात पहाड़ का जो घाटी होता है। शत का अर्थ होता है सैकड़ों। सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों। फुट एक प्रकार का नाप है। अलख, अलख का अर्थ होता है जिसे देखा नहीं जा सकता है, अर्थात जो अदृश्य हो उसे अलख कहते हैं। नाभि, नाभि अर्थात नाभि। आगे से उठने वाले निज के ही, निज अर्थात स्वयं के ही। उन्मादक अर्थात स्वयं को मदमस्त कर देने वाले या फिर पागल कर देने वाले। परिमल अर्थात खुशबू के पीछे धावित होकर, धावित का अर्थ होता है दौड़ना या भागना। तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। कस्तूरी मृग एक प्रकार का मृग या फिर हिरन है जिसकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है, तो इसे कवि ने कस्तूरी मृग, जो कि हिमालय की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं, तो कस्तूरी मृग की नाभि से उठने वाले उन्मादक अर्थात मदमस्त कर देने वाली खुशबू को, जो हिरण होता है, जो स्वयं की नाभि से उठने वाली खुशबू के बारे में उसे पता नहीं होता है, उसे लगता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो उस खुशबू के पीछे वह दौड़ते रहता है। तो इसे कवि ने इस जो पद है उसमें बताया है। तो आप सभी ने शब्दार्थ लिख लिया। अब आगे संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग लिखिएगा। इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में कस्तूरी मृग की व्याकुलता का स्वाभाविक वर्णन किया है। व्याख्या लिखिएगा। कवि कहते हैं कि उन्होंने बर्फ़ से ढके हुए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर रहने वाले कस्तूरी मृग को अपनी ही नाभि से उठने वाली मदहोश कर देने वाली खुशबू की तलाश में इधर उधर भटक कर उन्हें स्वयं पर ही चिढ़कर बेचैन होते देखा है। तो अब विशेष लिखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो इसमें विशेष में शत सहस्त्र होकर और तरल तरुण में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो पाठ है बादल को घिरते देखा है, ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा। और इसे आप इस पाठ के जो शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और आज के लिए इतना ही। हम अगले जो कक्षा हमारी होगी तो उसमें हम अगले इकाई के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।